आर्थराइटिस, गठिया बहुत कॉमन बीमारी है, कम्स विथ एजिंग, जैसे उम्र बढ़ती है ये बीमारी भी होती है। चलिए आज हम समझते हैं इस बीमारी को कैसे होती है, क्या किया जा सकता है और आप प्रिवेंट कैसे कर। जैसे कि आप जानते हैं इस चैनल पर हम बात करते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन की, आप कैसे अपने लाइफ को, अपनी फैमिली को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे ये नॉलेज अपने फ्रेंड सर्कल में बांट सकते हैं ताकि हर कोई जो है प्रिवेंटेबल कंडीशंस को, मॉडिफाइबल कंडीशंस को कर सके और अपनी लाइफ को, अपनी हेल्थ को बेटर कर सके। तो जैसे मैंने कहा, एजिंग को आप कम नहीं कर सकते, एज तो बढ़ती जाती है, लेकिन जो बायोलॉजिकल एज है अपने हेल्थ को आप इम्प्रूव कर सकते हैं कि अगर आप 70 साल के हो जब होंगे तो उसमें आप अपनी हेल्थ को ऐसे रख सकते हैं कि आप 62 साल के हों। तो इसके लिए स्पेसिफिक चीज़ें करनी होंगी आपको शुरुआत से। जब आप लेट शुरू करते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। जैसे ही आर्थराइटिस जब आपको हो चुका है तब आप उसका बारे में जानेंगे तो बहुत लेट हो चुका होगा, तब ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। तो कोशिश करिए कि आप जब यंग हैं, जब जो लोग यंग हैं जो वीडियो देख रहे हैं वो अभी से इन बातों का ध्यान रखें, अभी से इस नॉलेज को ध्यान में रखें। और जो लोग ऑलरेडी इस बीमारी से झेल रहे हैं उनके पास ट्रीटमेंट जो ऑप्शंस हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है। Osteoarthritis is one of the oldest and most common form of arthritis, referred to as wear and tear kind of arthritis. Wear and tear यानी कि यूज से रिलेटेड, ज़्यादा यूज हो गया, एज हो गया, तो उस वजह से वेयर एंड टेयर, जैसा मशीन में बहुत यूज होने के बाद में घिस जाता है मशीन, कोई पार्ट्स घिस जाते हैं, तो वैसे घिसना, ऐसे कह सकते, समझ सकते हैं इससे कि पार्ट्स जो है घिस गए हैं। तो जैसे कि आप अगर इसको स्कीमेटिक वे में देखा जाए तो ये है नॉर्मल जॉइंट, ये बोन, थाई बोन, टीबिया, फिबुला, और ये कार्टिलेज सॉफ्ट टिश्यू विच प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन द बोन्स। ओके। और उसी को हम देखेंगे कि यहाँ पे एक्सपोज्ड बोन है, कार्टिलेज जो है डैमेज हो गया है, कार्टिलेज डैमेज होने की वजह से बोन एक्सपोज हो गया। अब इसमें जितना भी मूव करेगा आदमी उसको उतना दर्द होगा। As you can see in this photo, there's different stages of arthritis of the knee joint is given. So here it's a normal joint कि फीमर जो है कार्टिलेज है, जैसे हमने पिछले में देखा कि सब कुछ नॉर्मल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि छोटा सा डैमेज शुरू हो चुका है, और यहाँ पे आप थर्ड फोटो में देख रहे हैं कि देयर इज अ लॉस ऑफ कार्टिलेज, बोन इज एक्सपोज, एंड हियर देयर इज लॉट्स ऑफ क्रॉनिक कंडीशन। क्रॉनिक कंडीशन ये कि ओवर द टाइम आता है, ऐसे नहीं कि सडनली आपको आज आ गया ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आता है, मंथ्स एंड ईयर्स लग जाते हैं उसको। जॉइंट कार्टिलेज जो है, हम आप फोटो में देख रहे हैं यहाँ पे कि जो दोनों बोन्स के बीच में जो कार्टिलेज है जो कि अवॉइड करता है कि तो बोन्स एक दूसरे के साथ रब करें, उसको ये अफेक्ट करता है, वो डिजनरेट हो जाता है, कम हो जाता है, उससे दर्द शुरू हो जाता है, स्टिफनेस जो है वो भी आने लगती है जॉइंट में। व्हाट कॉजेस, फैक्टर्स क्या कॉज करते हैं इसको? एज, जैसे मैंने कहा कि वेयर एंड टेयर प्लेज ए वाइटल रोल, इनएविटेबल है, बिकॉज जैसे एज आपकी होगी तो वो आएगा ही। इंपॉर्टेंट चीज़ को स्लो कैसे कर सकते हैं वो भी बात देखेंगे बाद में हम। ओबेसिटी, ओवर बॉडी, एक्सेस बॉडी वेट significantly contributes to osteoarthritis. नेचुरल, व्हेन द वेट इज़ हाई, ज़्यादा लोड पड़ेगा जॉइंट्स पर, और जैसे स्पेशली हिप जॉइंट, नी जॉइंट पर, और ये जॉइंट्स ज़्यादा जल्दी डिजनरेट होंगे। इसीलिए वेट जो है ये आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स की जड़ होती है, जैसे कि मेटाबॉलिक डिजीज में हो गया, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, स्ट्रोक के चांसेस। सो ये सब कंडीशंस जो है, हार्ट अटैक के चांसेस, सारे कंडीशंस वेट से होते हैं। तो वेट कम करना जो है आपको एक सिग्निफिकेंट, इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल हेल्थ कंडीशंस में आपको वेट कंट्रोल जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वाइटल पार्ट ऑफ वेट कंट्रोल। वेट कंट्रोल पे भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, विल सी अबाउट कि कैसे आप जा सकते हैं, हेल्दी वेज क्या है वेट कंट्रोल के, नॉन हेल्दी वेज क्या है जो लोग करते हैं जो नहीं करना चाहिए, उस पर भी हम बातें करेंगे। लेकिन लेट अस टुडे फोकस ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस। फॉर मोर वीडियोस यू डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपको हमारे लिंक पे आप सब्सक्राइब कीजिए उसको, जो हमारा कोचिंग प्रोग्राम है उस पर आप अपना ईमेल आईडी डालिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मोर नॉलेज विल बी सेंड टू यू वाया ईमेल ऑल्सो। जब हम पीडीएफ्स बनाते हैं, जब हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो आपको डायरेक्टली ईमेल में भेजेंगे उसको, वो भी आप कर सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो लेट अस गो फॉरवर्ड। इंजरी एंड ओवर यूज़, रिपीटेड मोशन और प्रीवियस इंजरी, जिसको किसी को चोट लगी है वहाँ पे जॉइंट पे, तो वहाँ से भी आर्थराइटिस हो सकता है। चोट ऐसी लगी है जो फ्रैक्चर है और ठीक से रिपेयर नहीं हुआ, ठीक से उसका ऑपरेशन नहीं हुआ है, और उसमें जो बोन जॉइंट्स हैं उसमें जॉइंट इज़ नॉट वेरी स्मूथ, तो उसमें भी आर्थराइटिस हो जाती है, जल्दी आर्थराइटिस सेटअप होता है।
जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी के बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपके फैमिली में आर्थराइटिस की बीमारी है तो वो आपको होगी, उसमें आप जस्ट उसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मेटाबॉलिक कंडीशंस को, आप एजिंग को स्लो डाउन करने की कोशिश कर सकते हैं, उससे आप थोड़ा बच सकते हैं, बट बाकी आप कुछ कर नहीं सकते उसमें। मसल वीकनेस, जैसे कि आप देखते हैं कि जॉइंट जो है वो बोन्स से बना रहता है, उसके बगल में लिगामेंट्स होते हैं और उसको सपोर्ट जो होता है मसल्स का होता है। जब मसल स्ट्रांग है तो जो लोड है बॉडी का वो जॉइंट पे कम पड़ता है, वो मसल्स के थ्रू आगे मूव होता है। तो उस वजह से आर्थराइटिस का प्रोग्रेस जो है स्लो हो जाता है। ये हम हमेशा कहते हैं, जो पेशेंट आर्थराइटिस के साथ आते हैं, जो बिगिन आर्थराइटिस होता है, बिगिनिंग ऑफ आर्थराइटिस, उसमें कहते हैं कि आप मसल को एक्सरसाइज कीजिए, फिजियोथेरेपी कीजिए, सो दैट योर मसल्स बिकम स्ट्रांग। और जबकि मसल स्ट्रांग होंगे तो जो जॉइंट लोड, जो प्रेशर है बॉडी का, वो मसल्स के थ्रू भी आगे जाएगा और हर चीज़ बोन पे नहीं आएगी। तो इससे प्रोग्रेस ऑफ आर्थराइटिस जो है, स्पीड ऑफ आर्थराइटिस जो है, वो स्लो किया जा सकता है। बाकी कंडीशंस की बात की गई है, रोमेटॉइड आर्थराइटिस की, हेमाटोकोमाइटिस, इसकी बात हम नहीं करेंगे, थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं, बट लेट अस नॉट लेट जस्ट हियर इट आउट की अब इफेक्ट क्या होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड एरियाज, नी जॉइंट, हिप जॉइंट, फिंगर्स, नेक, लोअर बैक, मोस्ट ऑफ इट। इसके डेवलपमेंट, जैसे मैंने कहा, क्रॉनिक डिजीज होता है, बिगिंस विथ माइल्ड सोरनेस और स्टिफनेस। हल्के से दर्द से शुरू होगा और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, कुछ महीनों में, कुछ सालों में वो बढ़ता जाएगा। इन एक्सट्रीम कंडीशन वो पेन, रेस्ट में भी, रेस्टिंग पेन जिसे कहते हैं, कि आप कुछ कर नहीं रहे होंगे, आप कुछ प्रेशर नहीं दे रहे होंगे, आप आराम से बैठ रहे, लेट रहे हैं, फिर भी वो दर्द हो रहा है, रेस्टिंग पेन। एंड नाइट पेन, जो अब सो रहा होता है पेशेंट, तो उस वक्त भी उनको दर्द होता है। तो वो कंडीशन एक्यूट लेट में बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाती है कि अब अगर आपको बैठे बैठे भी दर्द हो रहा है और लेटे लेटे भी दर्द हो रहा है, तब तो वहाँ पे कुछ सर्जिकली करना पड़ेगा। तो ये देखना होता है कि it starts slowly and gradually progresses over time. Varied pain levels, जो स्टार्टिंग में मॉडरेट पेन होता है, बीच में होगा नहीं होगा, हल्का फुल्का पेन होता रहता है, बट लेटर स्टेजेस में कंटिन्यूअस परसिस्टेंट पेन होता है। कि हमेशा जो पेशेंट्स होते हैं जो उस एक्यूट स्टेज में या फर्दर स्टेज, एडवांस स्टेज में होते हैं, उनमें होता है कि कंटिन्यू पेन होता है, उनको 24 घंटे दर्द हो रहा होता है अगर जब दवाई नहीं लेते हैं तो। सिम्टम्स क्या है? जॉइंट स्टिफनेस, कि जो जॉइंट है वो मूवेबल नहीं है, मूव करने पे दर्द होता है। मॉर्निंग स्टिफनेस लास्टिंग अबाउट 30 मिनट्स, यानी कि सुबह जो जॉइंट्स हैं वो स्टिफ होते हैं यानी कि टाइट होते हैं, वो इजीली मूव नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो मोस्टली 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर, वो फिर धीरे धीरे ठीक भी हो जाते हैं। अगर 30 मिनट से ज़्यादा लंबा रहता है तो वो एक डिफरेंट फॉर्म ऑफ आर्थराइटिस होता है, जिसको रोमेटॉइड आर्थराइटिस कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम उसकी बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम देखते हैं कि 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर, जो स्टिफनेस है जॉइंट की, वो धीरे धीरे थोड़ी कम हो जाती है। पेन यूजुअली लेस इन द मॉर्निंग बट वर्स आफ्टर डेली एक्टिविटी। ऑब्वियसली जैसे सुबह आप उठते हैं, सो के उठते हैं, तो बॉडी में प्रेशर कम होता है, जॉइंट्स में प्रेशर कम होता है, तो पेन नहीं होता। जैसे कि वक्त बीतता है, एक्सरसाइज करते हैं, आप काम करते हैं, मूव करते हैं, तो इट इंक्रीजेस। एंड फंक्शन कमज़ोर हो जाता है, कोऑर्डिनेशन कमज़ोर, पोस्चर कंट्रोल इज लेस, एंड वॉकिंग ग्रेजुअली डिक्लाइंस। तो हम जब पूछते हैं पेशेंट्स को कि कितना आप, हाउ मच कैन यू वॉक विदाउट हैविंग पेन, तो अगर कोई कहता है कि मैं तो 2 किलोमीटर आराम से चल लेता हूँ, मुझे दर्द नहीं होता, तो मतलब ठीक है, आपका माइल्ड केस है, फिर उसमें आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ऐसे होते हैं कि नहीं, मैं तो 100 मीटर भी चलता हूँ तो मुझे दर्द शुरू हो जाता है, मुझे दवाई लेनी पड़ती है, तो उनका होता है थोड़ा एक्यूट केस, थोड़ा सीवियर केस। तो उनके फिर हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। हाउ इज ऑस्टियोआर्थराइटिस डायग्नोस्ड? जैसे यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, अर्ली डायग्नोसिस इज द की। डायग्नोस्टिक टूल्स में क्या क्या होते हैं? तो हिस्ट्री से बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती है, जिसके बारे में अभी बात की है हिस्ट्री में। फिजिकल एग्जाम में जो डॉक्टर होते हैं वो जॉइंट को चेक करते हैं कि कहाँ पे पेन हो रहा है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मूवमेंट करते हैं जॉइंट पे, जिससे कि पता चलता है। एक्सरे पे हम बात करेंगे कि एक्सरे पे क्या ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या हमको देखना होता है। एंड जॉइंट एस्पिरेशन, जिसमें कि एक नीडल से जॉइंट का जो फ्लूइड है उसको निकाला जाता है, उसको टेस्ट के लिए दिया जाता है कि किस तरह के सेल्स हैं उसमें, ठीक है। तो लेकिन मेजर होता है आफ्टर हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जाम, एक्सरे मेजर होता है। एक्सरे पे डायग्नोसिस किया जा सकता है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट सजेशन किया जाता है। जॉइंट एस्पिरेशन इज नॉट नॉर्मल, दिस इज द राइट साइड में जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल जॉइंट स्पेस
ये बोन है, ये थाई बोन हो गया जिसको फीमर भी कहते हैं, ये हो गया टीबिया नीचे, फिब्यूला, ओके, इसमें साइड में छोटा सा बोन जो है इसको, और उसके बगल में आप देख रहे हैं जिसमें कि देखने से ही पता चल रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है इस बोन में। तो लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस जैसे इसमें मार्क किया गया है कि ये जो जॉइंट है बीच में, इसके अंदर होता है कार्टिलेज, इधर होता है मिनिस्कस, यहाँ पे होते हैं जो क्रूशिएट लिगामेंट्स। तो ये सारे जो हैं ये एक स्पेस को मेंटेन रखते हैं। यहाँ पे कार्टिलेज की कमी की वजह से ये जॉइंट जो है घिस गया है, यहाँ पे नीचे चला गया है। और फैक्टर्स क्या होता है, ऑस्टियोफाइट्स, ऑस्टियोफाइट्स यानी कि जो एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये भी एक साइन है अर्थराइटिस का। सो लॉस ऑफ जॉइंट स्पेस, एक्स्ट्रा बोन फॉर्मेशन, ऑस्टिफाइड जैसे कह सकते हैं। फिर एक स्क्लेरोजियम होता है, कि स्क्लेरोसिस होता है, कि जैसे जॉइंट में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक सब कुछ स्मूथ दिख रहा है, कोई ऐसे प्रॉपर वाइट टाइप के स्ट्रक्चर्स नहीं दिख रहे, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि वाइटिश स्क्लेरोसिस दिख रहा है। तो ये भी साइन है आर्थराइटिस का। और एक तीसरा होता है कि चौथा होता है सिस्ट फॉर्मेशन। तो सिस्ट इसमें हमको दिख नहीं रहा है, बट ये मेजर कॉजेस है। तो इसमें ये दिस इज अ हाई ग्रेड आर्थराइटिस, जिसमें कि लोग कहेंगे कि अगर आपको पेन हो रहा है तो इट शुड गेट ऑपरेटेड। चलिए अब हम देखते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं। तो मेडिकेशन, अब देखिए दिस चैनल इज़ फॉर इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस, इसमें हम बताते हैं कि आप कैसे इम्प्रूव हो सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं। लेकिन मेडिकली आपको क्या करना चाहिए, क्या दवाई लेनी चाहिए, इस चीज़ के लिए आपको आपके डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, बिकॉज ही कैन एग्जामिन यू, वो आपका एक्सरे ले सकते हैं, वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने से आपका इलाज नहीं होगा। दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट चैनल, दिस इज़ अ एजुकेशन प्लेटफॉर्म, ओके, जिसमें कि हम कोर्सेस भी रखते हैं, जिसमें कि लोग आ सकते हैं और वो क्या कर सकते हैं, आप कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, क्या आप क्या कर सकते हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, वो हम सिखाते हैं। लेकिन ट्रीटमेंट में आपको दवाई क्या खानी है वो हम नहीं बताते हैं, वो हमारा बता सकते हैं लेकिन बताते नहीं है, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ ट्रीटमेंट चैनल। उसके लिए आपको प्राइवेट कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसमें बहुत सारे मेडिकल लीगल इश्यूज आ जाते हैं कि मैं किसी को बताऊंगा कि आप ये दवाई ले सकते हैं, और उस दवाई में मान लीजिए उसको, उस पेशेंट को तो मैं नहीं जानता हूँ, तो उस पेशेंट को मान लीजिए किडनी डिजीज़ होगी, ठीक है, और वो इबुप्रोफेन लेगा फॉर एग्जांपल, तो उसको किडनी डिजीज़ की वर्सन हो सकती है। या किसी को हार्ट का स्टेंट लगा होगा हार्ट में, और वो इबुप्रोफेन लेगा, तो उसका जो हार्ट का स्टेंट है वो क्लॉग हो सकता है, उसकी डेथ हो सकती है उससे। इसीलिए एक जनरल ट्रीटमेंट सोल्यूशन वो हम इस चैनल पर बिल्कुल नहीं देते हैं। वेरी बिग डिस्क्लेमर, एजुकेशन पर्पसेस के लिए वीडियोस हैं, उसको समझिए आप। और इस एजुकेशनल वीडियोस से जब आप अपने डॉक्टर से बात करेंगे तो आपके पास और जानकारी होगी, क्या सवाल पूछने हैं, क्या चीज़ वो बता रहे हैं जो आपको समझ में आ गए हैं या ऑलरेडी पता है, या कुछ नहीं आए हैं, या ऑप्शंस क्या है आपके पास में, वो सब चीज़ें आपको इस चैनल पर पता चलती हैं, ठीक है। तो डोंट टेक इट एज अ ट्रीटमेंट चैनल, टेक इट एज अ एजुकेशन चैनल, हेल्थ एजुकेशन, जिससे कि आप अपना, अपने परिवार का, अपने दोस्तों का ध्यान रख सकें, ठीक है। और कोचिंग प्रोग्राम भी है हमारा, जिसमें कि आप कुछ पैसे भी कमा सकते हैं एज बिकमिंग अ हेल्थ कोच, सो दैट उस पार्ट टाइम जॉब से भी, आप पार्ट टाइम बिजनेस से भी आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे नए क्लाइंट्स का ध्यान रख सकते हैं। ऑल राइट, सो टेकिंग दैट इनटू कंसिडरेशन, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ट्रीटमेंट ऑप्शंस फॉर ऑस्टियोआर्थराइटिस। मेडिकेशन, जो एनाल्जेसिक्स, जो पेन रिलीविंग के मेडिकेशंस होते हैं वो। टॉपिकल एनाल्जेसिस, जो क्रीम जो होते हैं जो आप लगा सकते हैं, जैसे कि की क्रीम तो कोई भी लगा सकता है, उसके लिए आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं होती है। जो फॉर एग्जांपल इबुप्रोफेन के क्रीम आते होंगे, या जो एंटी एंटी इन्फ्लेमेटरी पेन मेडिकेशंस के क्रीम आते हैं। एनसेड्स, जो नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स हैं, ये मेडिसिन जैसे कि आइबुप्रोफेन और डाइक्लोफेनाक, ये मेडिसिन इसमें आते हैं एनएसएडी में। लेना उस डॉक्टर की सलाह से ही है, मेरी सलाह से नहीं लेना है। कॉक्स 2 इनहिबिटर्स, ये भी एक टाइप के एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स ही होते हैं, जिसके कम साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। और स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस हो सकते हैं। विस्कॉस सप्लीमेंट्स, ये रिप्लेसमेंट सप्लीमेंट्स होते हैं। वो ऐसा थ्योरी है कि जो कार्टिलेज डिजेनरेशन उसको कम कर सकते हैं या उसको रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। हाउ इट इज़ लिटिल लेस प्रूवन, मतलब अब लोग ट्राई करते हैं, इट्स अ ट्रायल थिंग, कि आप ट्राई कीजिए, हो सकता है कि आपको फ़ायदा हो सकता है नहीं भी हो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इफेक्टिव नॉन ड्रग ट्रीटमेंट में एक्सरसाइज आता है। पेन को रिड्यूस करता है, इम्प्रूवमेंट करता है मूवमेंट को। मॉडरेट एक्सरसाइज रिड्यूसेस फटीग, स्ट्रेंथन्स मसल्स, इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। इसलिए अगर किसी को दर्द है मान लीजिए, या फिर मूवमेंट वॉकिंग में पेन होता है, तो ये नहीं समझना है कि मैं ज़्यादा आराम करूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा।
ज़्यादा कर आराम करने ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, ज़्यादा आराम करने से स्टिफनेस बढ़ती जाएगी। इसीलिए ओवर बेलास्टिंग जिसे ओवर प्रेशर जो है वो नहीं करना है, लेकिन नॉर्मल मूवमेंट जो है वो रखना है, क्योंकि आप उसको मोबिलिटी कम करेंगे तो स्टिफनेस बढ़ेगी और फिर आप और मूव नहीं कर पाएंगे और आपको दर्द होगा। इसीलिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मूवमेंट जो है कंटिन्यू रखना है। वेट कंट्रोल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। नॉट ओनली इन आर्थराइटिस, इट हेल्प्स इन मेनी वेज। जॉइंट प्रोटेक्शन, सो ओवर यूज़ नहीं करना है और ट्रॉमा जो चोट नहीं लगनी चाहिए उसको, तो मेंटेन पोस्चर अच्छा मेंटेन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और जो चलते वक्त या दौड़ते वक्त ध्यान रखिए कि ना डोंट लेट यू फॉल, तो वो नहीं करना है। फिजिकल एक्सरसाइज जो है, फिजिकल थेरेपी हेल्प्स अ लॉट इन स्ट्रेंथनिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द जॉइंट एंड पेन मैनेजमेंट की तो बात कर ही चुके हैं हम लोग। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज़ है, इसकी हम बात नहीं करते, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू है, थोड़ा कंट्रोवर्शियल इशू भी है, इसीलिए विल नॉट टॉक अबाउट दैट। आई एम अवेयर दैट आर्थराइटिस जो है इंडियन कम्युनिटी में भी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, स्पेशली इन एल्डरली पीपल। तो इसको आप पहले से ही, आप मिडिल एज से ही इस पर ध्यान रख सकते हैं, ताकि जब लेट हो जाता है, जब अबाउ 60 हो जाते हैं, उसका ये रिवर्सिबल नहीं है, इसको पीछे नहीं जा सकते इसमें। इसको आप स्लो ज़रूर कर सकते हैं अगर आप चीज़ों का पहले से ध्यान रखें तो पहले से आप ध्यान रखिए। और जो लोग एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं उनके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं ट्रीटमेंट के अलावा। ट्रीटमेंट्स कराइए, डॉक्टर के पास जाइए, इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज ये कंडीशन बढ़ती जाती है, वर्स होते जाती है। अगर आपको सर्जरी की ज़रूरत है, अगर आपको डॉक्टर सर्जरी सजेस्ट कर रहे हैं तो सर्जरी कराइए। कि नी की सर्जरी के ऊपर भी हम वीडियो बनाएंगे, अगला वीडियो शायद वही होगा। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ताकि जैसे कि हम वीडियो बनाएं और अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि नी रिप्लेसमेंट क्या होता है, कैसे होता है, और किसको कराना चाहिए, कॉम्प्लिकेशंस, रिस्क क्या होता है, ये बहुत ज़रूरी है समझना। इसके बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। टिल देन, बी हैप्पी, बी सेफ, बाय बाय। Loss of cartilage and the bone is exposed. All right.